केमिस्ट्री विद मनीष सोनी यूट्यूब चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत। आज इस वीडियो में हम शुरुआत करेंगे पी ब्लॉक के लेक्चर नंबर 17 की। 16 लेक्चर्स इस चैप्टर के मैं आपको पूरे करवा चुका हूं और जो हमारा पिछला लेक्चर था उसमें हमने वर्ग 17 में अंतरा हैलोजन यौगिक तक स्टडी कर लिया था। आज इस वीडियो लेक्चर में हमारा जो पहला टॉपिक है वो है डाइक्लोरीन गैस। डाइक्लोरीन गैस केमिकल फॉर्मूला होता है Cl2। डाइक्लोरीन गैस केमिकल फॉर्मूला क्या होता है? Cl2 होता है। सबसे पहली बात हम करेंगे इसको बनाने की विधियों की। बनाने की विधियों, बनाने की विधियों में पहली विधि है गलित NaCl के विद्युत अपघटन से। गलित NaCl के विद्युत अपघटन से। विद्युत अपघटन की प्रक्रिया क्या होती है? चैप्टर नंबर 3 में हम पढ़ चुके हैं। गलित NaCl का विद्युत अपघटन करवाकर डाइक्लोरीन गैस का निर्माण किया जा सकता है। तो देखिएगा विद्युत अपघटन किस प्रकार से किया जाता है। एक पात्र लेते हैं, इस पात्र में प्लेटिनम धातु के बने 2 इलेक्ट्रोड लगा दिए जाते हैं। एक एनोड होता है और एक कैथोड होता है। ये प्लेटिनम धातु के बने हुए 2 इलेक्ट्रोड हैं। इन दोनों इलेक्ट्रोडों को बैटरी से जोड़ दिया जाता है। बैटरी का प्लस सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है वो एनोड होता है। बैटरी का प्लस सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है वो एनोड होता है और बैटरी का माइनस सिरा जिस इलेक्ट्रोड से जुड़ता है वो कैथोड होता है। इस पात्र में गला हुआ NaCl, गला हुआ NaCl यानी गलित NaCl भर लिया जाता है। ये क्या है बच्चों? गलित NaCl। बैटरी के द्वारा जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है, एनोड प्लस का होगा और कैथोड किसका होगा? माइनस का। बैटरी के द्वारा जब विद्युत धारा प्रवाहित की जाती है तो NaCl का, गलित NaCl का विद्युत अपघटन होता है जिसके फलस्वरूप एनोड पर डाइक्लोरीन गैस प्राप्त होती है। किस प्रकार से केमिकल रिएक्शन होती है देखिएगा। NaCl कौन सी अवस्था में है? NaCl गलित अवस्था में है, यानी हम कह सकते हैं गला हुआ NaCl है। तो निश्चित रूप से गलित NaCl में NaCl जो होगा वो अपने आयनों में क्या हो जाएगा? ब्रेक। Na++ Cl-। इसका मतलब ये जो गलित NaCl इसमें भरा हुआ है इसमें 2 प्रकार के आयन हैं, Na+ और Cl-। ये जो गलित NaCl है, ये गलित NaCl कुछ इस प्रकार से इस पात्र में होगा, Na+ और Cl-। जैसे ही विद्युत धारा प्रवाहित की जाएगी तो विद्युत धारा प्रवाहित करने पर ये जो Cl- है ये एनोड पे जाके ऑक्सीकृत होगा और जो Na+ है वो कैथोड पे जाके क्या हो जाएगा? अपचयित हो जाएगा। तो एनोड पर Cl- का क्या होगा? ऑक्सीकरण। ऑक्सीकरण का मतलब Cl- इलेक्ट्रॉन का क्या करेगा? त्याग। तो यदि हम 2 Cl- ले लें तो 2 इलेक्ट्रॉनों का त्याग हो जाएगा और कौन सी गैस बनेगी? Cl2। सर Cl- एनोड पे क्यों गया? मैंने आपको चैप्टर नंबर 3 में बताया था कि जो नेगेटिव आयन होता है वो पॉजिटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होता है और जो पॉजिटिव आयन होता है वो नेगेटिव इलेक्ट्रोड की ओर अट्रैक्ट होता है। Cl पर माइनस आवेश है और एनोड पर कैसा आवेश है? प्लस। सर एनोड पे प्लस आवेश क्यों है? क्योंकि एनोड बैटरी के प्लस सिरे से जुड़ा हुआ है, कैथोड बैटरी के माइनस सिरे से जुड़ा हुआ है, इसका मतलब इसके ऊपर माइनस आवेश होगा। ठीक है, तो Cl- एनोड पे जाके क्या हो गया? ऑक्सीकृत हो गया और कौन सी गैस बनी? Cl2। ठीक है, और कैथोड पर क्या होगा? जो Na+ आयन है, कैथोड किसका है? माइनस का। ठीक है, तो Na+ आयन इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ग्रहण।
तो 2 इलेक्ट्रॉन त्यागे गए हैं, तो यहाँ पे हम 2 Na+ ले लेते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन, तो 2 क्या बन जाएंगे, सोडियम धातु बन जाएगी। तो बताइएगा एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त हुई, डाइक्लोरीन गैस। तो गलित NaCl के विद्युत अपघटन से हम डाइक्लोरीन गैस का निर्माण कर सकते हैं और डाइक्लोरीन गैस एनोड पर प्राप्त होती है। तो ध्यान रखिएगा कि गलित NaCl का जब विद्युत अपघटन करवाया जाता है तो एनोड पर कौन सी गैस प्राप्त होती है, डाइक्लोरीन गैस। ठीक है। दूसरी विधि है डेकोन प्रक्रम से, दूसरी विधि है डेकोन प्रक्रम से बनाने की विधियों में दूसरी विधि है डेकोन प्रक्रम से। इंपॉर्टेंट विधि है, वेरी इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में डेकोन प्रोसेस का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो अच्छे से इसकी केमिकल इक्वेशन आपको अच्छे से याद करनी है। डेकोन प्रोसेस में क्या किया जाता है, डाइक्लोरीन गैस बनाने के लिए HCl की क्रिया O2 के साथ करवाई जाती है। HCl की क्रिया O2 के साथ करवाई जाती है। तो HCl की जब O2 के साथ क्रिया होती है तो बनता है Cl2 प्लस H2। और इस रासायनिक अभिक्रिया को संपन्न करवाने के लिए 723 केल्विन तापमान और उत्प्रेरक के रूप में CuCl2 लिया जाता है, क्यूप्रिक क्लोराइड। तो आप देख पा रहे हैं HCl यानी हाइड्रोजन क्लोराइड की रिएक्शन जब ऑक्सीजन गैस के साथ करवाई जाती है, ये भी गैस है बच्चों, हाइड्रोजन क्लोराइड गैस की रिएक्शन जब डाई ऑक्सीजन गैस के साथ करवाई जाती है CuCl2 उत्प्रेरक की उपस्थिति में 723 केल्विन तापमान की उपस्थिति में, तो Cl2 डाइक्लोरीन गैस बनती है, साथ में क्या बनता है, वाटर। तो इस रिएक्शन को हम बैलेंस कर लेते हैं। तो कैसे करेंगे बैलेंस, देखिएगा यहाँ पे हाइड्रोजन कितना है, 1, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं, 2। यदि मैं हाइड्रोजन की संख्या को इधर 4 कर दूं, 4 क्यों करूँगा, क्योंकि यहाँ पे ऑक्सीजन कितनी है, 2। तो पहले मैं ऑक्सीजन को बैलेंस कर लेता हूँ। तो यहाँ पर 2 ऑक्सीजन है, तो इधर 2 ऑक्सीजन है, तो मैंने इधर किससे गुणा किया, 2 से। ठीक है। जैसे ही यहाँ पे 2 से गुणा करोगे ऑक्सीजन बैलेंस हो जाएगी, हाइड्रोजन कितने हो गए, 4, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा मैं, 4। तो 4HCl प्लस O2। ठीक है। अब देखो Cl कितने हैं, 4, तो यहाँ पर 2 से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई। तो 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cl2 प्लस 2H2। 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cl2 प्लस 2H2। तो आपको ये जो केमिकल इक्वेशन है ये डायरेक्टली याद रखनी है। आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज डेकोन प्रोसेस, तो आपका आंसर होगा 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cl2 प्लस 2H2। 4HCl प्लस O2, मैंने आपको कहा था कि जहाँ तक संभव हो सके घर से बैलेंस्ड इक्वेशन ही याद करके जाएं, क्योंकि बोर्ड एग्जाम में हमारे पास इतना टाइम नहीं होता कि हम केमिकल इक्वेशन को वहाँ पर बैलेंस करें, क्योंकि वहाँ पर हमें 30 क्वेश्चंस अटेम्प्ट करने होते हैं, जो एक बहुत टाइम कंज्यूमिंग प्रोसेस होता है। तो 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cl2 प्लस 2H2। टेम्परेचर कितना, 723 केल्विन। ये एक नेम रिएक्शन है, ये एक नेम प्रोसेस है, और नेम प्रोसेस में आपको टेम्परेचर और जो उत्प्रेरक है एज इट इज याद रखने होते हैं। तो 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cl2 प्लस 2H2। वापिस से सुन लो, 4HCl प्लस O2 इज इक्वल टू 2Cl2 प्लस 2H2। ये हो गई डाइक्लोरीन गैस को बनाने की दूसरी विधि। अब हम बात करेंगे डाइक्लोरीन गैस बनाने की तीसरी विधि, जो हमारे सिलेबस में है, वो है MnO2 से मैग्नीज डाइऑक्साइड से। मैग्नीज डाइऑक्साइड, मैग्नीज का एक अयस्क होता है जिसे पायरोलुसाइड भी कहते हैं। जिसे क्या कहते हैं बच्चों, पायरोलुसाइड। तो पायरोलुसाइड से, ठीक है, याद रखिएगा, पायरोलुसाइड से। तो देखिएगा MnO2 से डाइक्लोरीन गैस बनाने के लिए क्या करते हैं, MnO2 की क्रिया HCl के साथ करवाते हैं। MnO2 की क्रिया HCl के साथ करवाते हैं। ध्यान रखिएगा यहाँ पे HCl के 4 अणु काम में आते हैं।
ठीक है, एक MnO2 लोगे तो 4 HCl के अणु काम में आएंगे। सर ये याद रखें, बिल्कुल याद रख लीजिएगा ताकि रिएक्शन अच्छे से याद हो जाए। तो देखिएगा कैसे लिखेंगे, गरम का निशान लगा देते हैं। ये क्या है Mn, ठीक है, Mn लिखा, Mn लिखा, ठीक है। बताओ कितने Cl है, 4, 4 में से 2 Cl ले लो, क्या बन गया बताओ, MnCl2, MnO2 प्लस 4 HCl। बस इतना ही याद करना है, पूरी रिएक्शन को याद रखने की जरूरत नहीं है, ये आगे वाला आप एग्जाम में आसानी से कर लोगे। जिस प्रकार से मैं आपको केमिकल रिएक्शंस याद करवा रहा हूँ, यदि आप उन तरीकों से याद करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको कोई समस्या नहीं आएगी, ठीक है। तो MnO2 प्लस 4 HCl, तो सबसे पहले Mn है तो यहाँ पे Mn लिख लो, ठीक है। हर एक रिएक्शन को याद रखने का अलग तरीका है, ठीक है। यहाँ पे Mn है, Mn लिख लिया। कितने Cl है बच्चों, 4, तो 2 Cl ले लिए तो मैग्नीज डाइक्लोराइड बन गया, ठीक है। अब आगे चलते हैं, बताओ यहाँ पर कितने हाइड्रोजन है, कितने, सॉरी HCl कितने हैं, 4, 4 में से 2 ले लिए ना, कितने 4 में से कितने Cl ले लिए, 2, ठीक है। 4 HCl है, 4 Cl है, Cl कितने हैं, 4, 4 में से 2 ले लिए, कितने Cl बचे, 2, तो Cl2, ठीक है। अब बताओ हाइड्रोजन कितने हैं, 4, ऑक्सीजन कितनी है, 2, तो 2H2O। कैसे याद किया वापस से सुन लीजिएगा एक बार। MnO2 की क्रिया किसके साथ करवाई, HCl के 4 अणुओं के साथ, ठीक है। तो Mn Cl कितने हैं, 4, तो 2 तो Cl2 की फॉर्म में Mn के साथ लगा दिए और 2 Cl Cl2 की फॉर्म में बना दिए, तो यानी Cl2 गैस बन गई। अब 4 हाइड्रोजन है, 2 ऑक्सीजन है, इसका मतलब 2H2, ठीक है। तो ये तीसरी विधि है MnO2 से, यानी हम कह सकते हैं पायरोलुसाइड से, और पायरोलुसाइड से Cl2 गैस बनाने के लिए पायरोलुसाइड की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, HCl के साथ। सर बोर्ड एग्जाम में किस प्रकार का क्वेश्चन पूछा जाता है, तो आपसे पूछा जाएगा क्या होता है जब MnO2 की क्रिया HCl गैस के साथ करवाई जाती है, या फिर इस रिएक्शन को क्या कीजिए, पूरा कीजिए। तो आप इस रिएक्शन को पूरा कर सकते हैं। Mn 4Cl है तो 2 Cl तो Mn के साथ, 2 Cl को Cl2 की फॉर्म में और 2H2O, ठीक है। चलो इसके बाद में बनाने की चौथी विधि है पोटेशियम परमैंगनेट से। पोटेशियम परमैंगनेट से, पोटेशियम परमैंगनेट को लाल दवा भी कहा जाता है, और पोटेशियम परमैंगनेट से डाइक्लोरीन गैस बनाने के लिए इसकी रिएक्शन HCl के साथ करवाई जाती है। KMnO4 की रिएक्शन किसके साथ करवाई जाती है, HCl के साथ। याद रखना है KMnO4 के 2 अणु काम में लेते हैं और HCl के 16, तो 2 KMnO4 प्लस 16 HCl, 2 KMnO4 प्लस 16 HCl इज इक्वल टू, अब बस इतना ही याद रखना है, बाकी आप एग्जाम में कर लोगे, ठीक है। जैसे मैंने ऊपर वाली याद करवाई वैसे ये भी याद हो जाएगी। बस इतना जरूर याद रखना कि KMnO4 के 2 अणु या 2 मॉलिक्यूल और HCl के कितने मॉलिक्यूल, 16, ठीक है। बताओ सबसे पहले क्या है K, कितने K है, 2, तो यहाँ पे 2 K लिख लो, ठीक है। अब यहाँ पर Cl कितने हैं, देखो 16, 16 में से 2 ले लो, कितने बच गए, 14, 2 ले लिए ना, 2 लगा हुआ है तो 2 ले लिए, कितने बच गए, 14, ठीक है। आगे देखो 2 Mn है कि नहीं है, 2 Mn लिख दिया, 2 Mn। अब बताओ Mn के साथ कितने Cl जुड़ते हैं, 2, तो यहाँ पे 2 जोड़ दो, 2 जोड़ने का मतलब 4 जुड़ गए हैं, 4 हो गए हैं, क्यों, क्योंकि 2 लगा हुआ है ना, तो Cl कितने हो गए, 4, 14 बचे थे, 14 में से 4 ले लिए, कितने बचे, 10, 10 का मतलब 5 अणु किसके बन जाएंगे, Cl2 के। और देखो 8 ऑक्सीजन है और 16 हाइड्रोजन है, तो 8 अणु किसके बन जाएंगे, जल के, ठीक है। तो इस प्रकार से आप इस रिएक्शन को याद कीजिएगा। पोटेशियम परमैंगनेट या लाल दवा से हम डाइक्लोरीन गैस का निर्माण कर सकते हैं। 2 KMnO4 प्लस 16 HCl इज इक्वल टू 2 KCl प्लस 2 MnCl2 प्लस 5 Cl2 प्लस 8 H2। याद रखने का जो तरीका मैंने आपको बताया उसे ही आपको ध्यान रखना है। यदि आप इसको एक बार वापस देखना चाहें तो वीडियो को पॉज करके आप बैक आ सकते हैं, स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या आप PDF में देख सकते हैं। डाइक्लोरीन गैस को
बनाने की विधियों के बाद जो हमारा अगला टॉपिक है डाइक्लोरीन गैस से ही संबंधित है। डाइक्लोरीन गैस के रासायनिक गुण। डाइक्लोरीन गैस के रासायनिक गुण, इसमें आपको कुछ रासायनिक अभिक्रियाएं ध्यान रखनी है, जिनमें से कुछ रिएक्शंस बोर्ड एग्जाम में भी पूछी जाती है। इंपॉर्टेंट रिएक्शंस है। नंबर 1 है धातु के साथ क्रिया। जब डाइक्लोरीन गैस धातु के साथ क्रिया करती है तो धातु क्लोराइड का निर्माण करती है। किसका निर्माण करती है? धातु क्लोराइड का। जैसे सोडियम के साथ जब Cl2 गैस क्रिया करती है तो NaCl बनता है। क्या बनता है? NaCl, सोडियम क्लोराइड, साधारण नमक, टेबल साल्ट। Mg की क्रिया जब Cl2 के साथ करवाओगे तो मैग्नीशियम क्लोराइड बनेगा। एल्युमिनियम की क्रिया जब Cl2 के साथ करवाओगे तो एल्युमिनियम क्लोराइड का निर्माण होगा। ठीक है, तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट रिएक्शन नहीं है। एग्जाम में इस टाइप की रिएक्शंस नहीं पूछी जाती क्योंकि बहुत इजी रिएक्शंस है, तो फिर भी सिलेबस में है तो ध्यान रख लेनी चाहिए। धातु के साथ क्रिया। इसके बाद में दूसरी जो केमिकल रिएक्शन है डाइक्लोरीन की, वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। वो है अमोनिया के साथ क्रिया। अमोनिया के साथ क्रिया वेरी इंपॉर्टेंट। अमोनिया के साथ क्रिया वेरी 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 इंपॉर्टेंट। बोर्ड एग्जाम में मतलब बहुत बार पूछी गई है और बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट केमिकल रिएक्शन है। तो देखिएगा यहाँ पर हमें अमोनिया की क्रिया किसके साथ करवानी है बच्चों? डाइक्लोरीन के साथ। अमोनिया की क्रिया किसके साथ करवानी है? डाइक्लोरीन के साथ। तो यहाँ पर दो प्रकार से इस रिएक्शन को करवाया जाता है, यानी आपको दो केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। नंबर 1, अमोनिया की डाइक्लोरीन गैस के साथ अभिक्रिया जब अमोनिया आधिक्य में हो। जब अमोनिया क्या हो? आधिक्य में। और अमोनिया की डाइक्लोरीन गैस के साथ क्रिया या डाइक्लोरीन की अमोनिया के साथ एक ही बात है, जब डाइक्लोरीन किस में हो? आधिक्य में। इसका मतलब आपसे जब बोर्ड एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जाएगा तो निश्चित रूप से वहाँ पर मेंशन किया रहेगा कि अमोनिया को आधिक्य में लेना है या डाइक्लोरीन को आधिक्य में लेना है। तो हम यहाँ पर एरो खींच लेते हैं। अब केमिकल रिएक्शन को हम पूरा करेंगे। तो देखिएगा, जब अमोनिया को आधिक्य में लिया जाता है, जब अमोनिया को आधिक्य में लिया जाता है तो अमोनियम क्लोराइड बनता है। अमोनिया को आधिक्य में लेने पर अमोनियम क्लोराइड बनेगा। ये आपको याद रखना पड़ेगा। अमोनिया को आधिक्य में लेने पर क्या बनता है बच्चों? अमोनियम क्लोराइड, NH4Cl। किसका केमिकल फॉर्मूला होता है? अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, प्लस साथ में डाई नाइट्रोजन गैस बनती है। सर कैसे याद रखेंगे? देखो, ये क्या है? अमोनिया। तो जब अमोनिया को आधिक्य में लोगे तो वो प्रोडक्ट बनेगा जिसके नाम में अमोनिया आ रहा है। आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमोनियम में अमोनिया आ रहा है कि नहीं आ रहा? अमोनियम में अमोनिया आ रहा है कि नहीं आ रहा? जब अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं तो वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें अमोनिया नाम आ रहा है, यानी अमोनियम क्लोराइड। अमोनियम क्लोराइड। ठीक है बच्चों, और साथ में कौन सी गैस बनती है? डाई नाइट्रोजन गैस। वापिस से सुन लो। क्या सुनोगे? ये सुनना है कि जब अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं तो वो उत्पाद बनता है मुख्य रूप से जिसके नाम में क्या आ रहा है? अमोनिया आ रहा है। और जब डाइक्लोरीन गैस को आधिक्य में लेते हैं तो वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें क्लोरीन ज़्यादा हो। ज़्यादा ही है ना, 3 क्लोरीन हो गई देखो एक में, NCl3, नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड। और याद रखिएगा बच्चों, ये एक विस्फोटक पदार्थ होता है। बोर्ड एग्जाम में क्या पता पूछ लिया जाए कि किसी एक विस्फोटक पदार्थ का उदाहरण लिखो, तो नाइट्रोजन ट्राइक्लोराइड एक विस्फोटक पदार्थ होता है। एक और विस्फोटक पदार्थ आएगा, उसे हम वर्ग नंबर 18 में पढ़ेंगे। टोटल 2 विस्फोटक पदार्थों के नाम मैं आपको बताऊंगा। तो जब Cl2 को आधिक्य में लेते हैं तो वो प्रोडक्ट बनता है जिसमें क्लोरीन ज़्यादा हो। ज़्यादा ही है ना, 3 क्लोरीन हो गई,
NCl3 प्लस साथ में बनता है HCl, प्लस साथ में क्या बनता है बच्चों, HCl। अब हमें इस केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस करना है। केमिकल रिएक्शन को क्या करना है, बैलेंस। तो देखिएगा केमिकल रिएक्शन को बैलेंस किस प्रकार से करेंगे हम। यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं 4, यहाँ पे यदि मैं 6 लगा दूँ तो हाइड्रोजन कितने हो गए बताओ, 24 हो गए। तो यहाँ पे मैं 8 लगा दूंगा तो 8 3 जा क्या होता है, 24 होता है। ठीक है, चलो अब देखो नाइट्रोजन कितने 8, यहाँ पे 6 और 2 कितने हो गए, 8 हो गए। ठीक है, क्लोरीन कितनी है 6, तो यहाँ पर मैं क्या लगा दूंगा 3। अब देखो 8 अणु तो अमोनिया के हैं और 3 अणु किसके हैं, Cl2 के। तो ज़्यादा मात्रा में कौन हुआ, अमोनिया। तो 8 अमोनिया प्लस 3 Cl2 इज इक्वल टू 6 NH4Cl प्लस N2। सर कैसे याद करें, परीक्षा में हमें कैसे याद आएगा। तो देखो परीक्षा में सबसे पहले आपको रिएक्शन का स्केलेटन लिखना होगा। अनबैलेंस्ड रिएक्शन पहले लिख लो। कैसे लिखे सर, अमोनिया आधिक्य में अमोनियम क्लोराइड, अमोनिया आधिक्य में अमोनियम क्लोराइड प्लस डाई नाइट्रोजन गैस। उसके बाद ध्यान रखना है कि जब हम अमोनिया को आधिक्य में लेते हैं तो इसके 8 अणु और इसके कितने काम में आते हैं, 3। याद रह जाएगा सर, एक बार में नहीं याद होगा, 2 4 बार 5 बार 10 बार प्रैक्टिस करोगे। जितनी ज़्यादा बार लिखोगे केमिकल रिएक्शंस को उतना ज़्यादा याद रहेगा, वरना केमिकल रिएक्शन का क्वेश्चन आपको बोर्ड परीक्षा में छोड़ के आना पड़ेगा। ठीक है, तो अभी से प्रैक्टिस कीजिएगा, अभी एग्जाम बहुत दूर है। तो 8 अमोनिया प्लस 3 Cl2 इज इक्वल टू 6 NH4Cl प्लस N2। ठीक है, चलो आधिक्य में हुआ कि नहीं हुआ। अब जब ये केमिकल रिएक्शन याद हो जाए तो इसको याद कर लेना। इसमें Cl2 आधिक्य में है तो यहाँ पे 3 लगेगा। ये देखो इसका 1 मोल और इसका 3 मोल काम में आता है। बताओ हाइड्रोजन कितने, इधर 3 है तो यहाँ पे 3 से मल्टीप्लाई किया। क्लोरीन कितने हो गए बच्चों, 6 हो गए तो यहाँ पे क्लोरीन कितने हैं, 6। तो ये 2 केमिकल रिएक्शन है अमोनिया के साथ। एक में अमोनिया को आधिक्य में लिया जाता है और एक में डाई क्लोरीन को आधिक्य में लिया जाता है। उसके बाद में जो तीसरी केमिकल रिएक्शन है, स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा या फिर आप नोट्स की जो PDF है उसमें आप देख सकते हैं। केमिकल रिएक्शन तीसरी है NaOH के साथ। देखिएगा बच्चों NaOH के साथ में भी 2 केमिकल रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। नंबर 1 है NaOH प्लस Cl2 और NaOH ठंडा व तनु, ठंडे व तनु NaOH की रासायनिक अभिक्रिया डाइक्लोरीन के साथ NaOH प्लस Cl2 गरम व सांद्र, गरम व सांद्र NaOH की क्रिया, सॉरी यहाँ पे लिख दिया मैंने, ये गरम व सांद्र NaOH होगा, गरम व सांद्र NaOH प्लस Cl2, NaOH प्लस Cl2। जब NaOH क्या हो, ठंडा व तनु, और जब NaOH क्या हो, गरम व सांद्र। तो 2 केमिकल रिएक्शंस आपको ध्यान रखनी है। ठंडा तनु यानी NaOH ठंडा हो और तनु हो, NaOH गरम हो व क्या हो, सांद्र हो। देखिएगा दोनों केमिकल रिएक्शंस ऑलमोस्ट प्रोडक्ट की दृष्टि से एक जैसी है, थोड़ा सा अंतर आएगा। Na है Cl है तो बताओ NaCl बनेगा कि नहीं बनेगा, NaCl बनेगा। और इसमें भी क्या बनेगा, NaCl बनेगा, दोनों में बनेगा NaCl। अब देखो हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, हाइड्रोजन है, ऑक्सीजन है, तो वाटर बन जाएगा H2O प्लस H2। यहाँ तक की केमिकल रिएक्शन दोनों क्या है, आपस में सिमिलर हैं। लेकिन जो तीसरा प्रोडक्ट है ना, वो दोनों का क्या है, अलग अलग। इसमें बनता है NaOCl, इसको कहते हैं सोडियम हाइपोक्लोराइड, और इसमें बनता है बच्चों NaClO3 सोडियम क्लोरेट। अब हमें क्या करना है, पहले तो याद करना है, कर लिया होगा आपने। ठीक है, ठंडे तनु और गर्म सांद्र के साथ NaCl NaCl, H2O H2O, इसमें NaOCl और इसमें NaClO3। केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करें। इसको बैलेंस करना बहुत इजी है, सिर्फ यहाँ पे 2 लगाना है। 2 लगाते ही ये केमिकल रिएक्शन क्या हो गई बच्चों, बैलेंस हो गई। आप देख सकते हैं 2 Na है, यहाँ पर भी 1 और 1 2 Na है। ऑक्सीजन कितनी है, 2, यहाँ पर भी कितनी है, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2। Cl कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 1 और 1 2। अब इसको बैलेंस करते हैं। इसको बैलेंस कैसे करेंगे, देखिएगा
यहाँ पे एक Na है, यहाँ पर भी एक Na है, ऑक्सीजन एक है, यहाँ पर भी एक, और यहाँ पर 4 है, ठीक है। हाइड्रोजन एक है, इधर हाइड्रोजन कितने हैं, 2 हैं। क्लोरीन कितने हैं, 2, और यहाँ पर कितने हैं, क्लोरीन 2 है। तो देखिएगा बैलेंस करते हैं। सबसे पहले मैं क्या करता हूँ कि यहाँ पर 6 लगा के देखा मैंने, 6 Na हो गए। यहाँ पर Na कितने हैं बच्चों, एक, यहाँ पे 5 लगा दिया, ठीक है। Na दोनों तरफ क्या हो गया, बैलेंस हो गया। जैसे यहाँ पे 5 लगाओगे तो क्लोरीन देखो यहाँ पे कितने हो गए, क्लोरीन हो गए 6, तो यहाँ पे क्या लगा दूंगा, 3, ठीक है। अब देखो हाइड्रोजन कितने हैं, 6 है, तो यहाँ पे क्या लग जाएगा, 3 लग जाएगा। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, 6 NaOH प्लस 3 Cl2, NaCl प्लस 3H2O प्लस 5 NaClO3। तो ये जो केमिकल रिएक्शन थी ये किसके साथ थी, NaOH के साथ। थोड़ा याद करना पड़ेगा, लेकिन तरीके के साथ यदि आप याद करते हो तो बोर्ड एग्जाम में आपको दिक्कत महसूस नहीं होगी। तो ये NaOH के साथ केमिकल रिएक्शन हो गई, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, याद कर लेना इसको। ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है बोर्ड परीक्षा में, बोर्ड परीक्षा की दृष्टि से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, वेरी इंपॉर्टेंट। उसके बाद में नंबर 4 है Cl2 की ऑक्सीकारक प्रकृति। Cl2 की ऑक्सीकारक प्रकृति। ऑक्सीकारक प्रकृति में आपको 4 केमिकल रिएक्शंस याद रखनी है। नंबर 1, डाइक्लोरीन गैस फेरस सल्फेट को फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत करती है, यानी फेरस आयन को फेरिक आयन में ऑक्सीकृत करती है। तो एक तो FeSO4 के साथ, एक है सोडियम सल्फाइड के साथ Na2SO3 के साथ, एक है SO2 के साथ, और एक है आयोडीन के साथ। 4 केमिकल रिएक्शंस आपके सिलेबस में है डाइक्लोरीन गैस की ऑक्सीकारक प्रकृति में। नंबर 1 FeSO4 के साथ, नंबर 2 सोडियम सल्फाइड के साथ, दिस इज सोडियम सल्फाइड, एक SO2 के साथ सल्फर डाइऑक्साइड, और एक आयोडीन के साथ। अब यहाँ पे कुछ बातें आपको ध्यान रखनी है कि जब फेरस सल्फेट के साथ डाइक्लोरीन गैस अभिक्रिया करती है तो अम्लीय माध्यम की आवश्यकता होती है, मतलब यहाँ पर हम H2SO4 काम में लेते हैं, और जो शेष रिएक्शंस हैं उनमें वाटर काम में आता है। ये आपको याद रखना पड़ेगा, ठीक है। अब देखो पहले रिएक्शन को कंप्लीट कर लेते हैं, उसके बाद बैलेंस करने का तरीका भी मैं आपको बता दूंगा कि किस प्रकार से आपको घर से याद करके जाना है। फेरस सल्फेट जो होता है वो फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत होता है, Fe2SO4 का होल थ्राइस। फेरस सल्फेट जो होता है वो फेरिक सल्फेट में क्या होता है, ऑक्सीकृत। यहाँ पे Fe+2 है और यहाँ पे Fe+3 है, साथ में बनता है HCl। साथ में क्या बनता है बच्चों, HCl, ठीक है। सोडियम सल्फाइड का ऑक्सीकरण सोडियम सल्फेट में होता है Na2SO4 में, साथ में क्या बनता है, HCl। SO2 का ऑक्सीकरण H2SO4 में होता है, साथ में क्या बनता है, HCl। और जो आयोडीन है उसका ऑक्सीकरण HiO3 में होता है, और साथ में क्या बनता है, HCl। अब देखो केमिकल रिएक्शन आपने लिख ली, कैसे लिखी, देखो वापस से सुन लो। फेरस सल्फेट जो होता है उसके साथ डाइक्लोरीन गैस की जब भी क्रिया लिखो तो साथ में H2SO4 लिखना है, और शेष जो तीनों रिएक्शंस हैं उनमें डाइक्लोरीन के साथ आपको क्या लेना है, वाटर लेना है। पहली बात तो ये ध्यान रखनी है। दूसरी बात ध्यान रखनी है कि फेरस सल्फेट फेरिक सल्फेट में ऑक्सीकृत होगा, सोडियम सल्फाइड सोडियम सल्फेट में, SO2 H2SO4 में, और आयोडीन HiO3 में। और जो Cl2 है ना वो खुद अपचयित होगी। यहाँ पे ऑक्सीकरण अवस्था 0 है, यहाँ पे HCl में Cl की कितनी है, -1, तो 0 से -1 क्या हो गया, अपचयन हो गया, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रही है, तो यहाँ पर क्या बनेगा, HCl, यानी Cl2 स्वयं क्या होगा, स्वयं क्या होगी, अपचयित होगी। अब देखो बच्चों, जब ये केमिकल रिएक्शंस आप याद रखो तो आपको बैलेंस या तो तरीके से करो तो उसमें टाइम ज़्यादा लगेगा। यहाँ पे मैं एक तरीका बता देता हूँ आपको कि फेरस सल्फेट के साथ 2 HCl बनते हैं, Na2SO3 के साथ भी 2 HCl बनते हैं,
SO2 के साथ में भी 2 HCl बनते हैं और आयोडीन के साथ 2 HCl नहीं बनते, यहाँ पर 10 HCl बनते हैं। ये आपको याद रखना होगा, बस इतना सा यदि आप याद रखोगे तो बोर्ड एग्जाम में केमिकल इक्वेशन इजीली कम टाइम में क्या हो जाएगी, बैलेंस हो जाएगी। ठीक है, तो अब रिएक्शन को बैलेंस कर लेते हैं। देखो Fe कितने हैं, 2, तो यहाँ पे क्या लगा दिया, 2। ठीक है, आगे चलते हैं। सल्फेट कितने हैं, SO4 2 हो गए, एक SO4 ये रहा, इधर कितने हैं भैया, 3 है, तो 2 और 1 3, इधर भी 3 है, उधर भी कितने हैं, 3। क्लोरीन कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी कितने हैं, 2। इसका मतलब पहली केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब दूसरी को बैलेंस करते हैं। सोडियम कितने हैं, 2, इधर भी कितने हैं, 2। ठीक है, सल्फर 1 है, यहाँ पर भी 1 है। ऑक्सीजन कितनी है, 3 और 1 4 है, और यहाँ पर भी कितनी है, 4 है। क्लोरीन कितने हैं, 2, यहाँ पर भी क्या है, 2। हाइड्रोजन 2, यहाँ पर भी हाइड्रोजन क्या है, 2। तो ज़्यादा मेहनत करनी पड़ी, सिर्फ ये याद रखना है कि HCl 2 बनते हैं, 2 HCl 2 HCl 10 HCl। इन केमिकल रिएक्शंस को आप बार बार लिखोगे ना तब ही याद होगी भैया, ऐसे याद होने वाली नहीं है। धीरे धीरे टाइम बीतता जाएगा और जैसे जैसे बोर्ड परीक्षा नज़दीक आती जाएगी अब आपका मन करेगा कि यार कौन सी केमिकल रिएक्शन याद करूँ, कौन सी नहीं करूँ, कैसे नहीं करूँ। तो इससे अच्छा है कि आज से ही रोज़ रात को जब सो उससे पहले 4 केमिकल रिएक्शंस याद करके सोना है, क्योंकि जब हम ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में चलेंगे तो वहाँ पर और ज़्यादा केमिकल रिएक्शंस आएगी, लेकिन वो थोड़ी इजी होती है, उनको याद रखना आसान होता है, लेकिन इनको थोड़ा याद रखना मुश्किल होता है। तो जितनी ज़्यादा प्रैक्टिस करोगे उतना ज़्यादा आप सीख पाओगे। प्रैक्टिस मेक्स ए मैन परफेक्ट, सुना होगा आपने। अब देखो तीसरी केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करते हैं। सल्फर 1 है, 1 है। ऑक्सीजन 2 है और 1 3, 3 हो गई। यहाँ पे कितनी है, 4। एक बार छोड़ देते हैं इसको। क्लोरीन कितने हैं भैया, 2 है। यहाँ पर कितने हैं, 2। यहाँ पर क्लोरीन कितने हैं, 2। हाइड्रोजन कितने हैं, 2 और 2 4। यहाँ पर 2 ही है, तो पहले मैं यहाँ पर 2 से क्या कर देता हूँ, गुणा कर देता हूँ। तो बताओ सल्फर 1 1 हो गया, ऑक्सीजन 2 और 2 4 हो गई, इधर भी 4 है। Cl 2 हो गए और हाइड्रोजन कितने हो गए, 2 और 2 4 हो गए। तो केमिकल रिएक्शन क्या हो गई, बैलेंस हो गई। अब हम चलते हैं अंतिम अभिक्रिया पर। देखो सबसे पहले Cl कितने हैं, 10, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा बच्चों, 5। तो 5 गुणा 2 कितने हो गए, 10। इधर भी 10 Cl हो गए। ठीक है, हाइड्रोजन कितने इधर, 10 और 1 11। ठीक है, एक बार हाइड्रोजन को छोड़ देते हैं। अपन देखते हैं आयोडीन कितने इधर, 2। यहाँ पर 1 है तो यहाँ पर 2 से क्या कर दो, मल्टीप्लाई कर दो। अब ऑक्सीजन गिनो कितनी हो गई, 6। यहाँ पर कितनी है, देखो 1 ही है ना। यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी है, 1, और इधर ऑक्सीजन कितनी है, 6। तो यहाँ पर किससे गुणा कर दो, 3 से। तो बताओ, सॉरी 3 से नहीं, 6 ऑक्सीजन है तो यहाँ पर 6 से गुणा कर दो। ठीक है, तो बताओ यहाँ पर ऑक्सीजन कितनी हो गई, 6, और यहाँ पर भी कितनी हो गई, 6। तो आयोडीन 2 हो गए। ठीक है, Cl 10 हो गए, 10 है। हाइड्रोजन कितने हैं, 12, तो 2 हाइड्रोजन ये रहे, 10 ये रहे, तो 12 हो गए। ऑक्सीजन 6 है, 3 गुणा 2 कितनी हो गई, 6। तो बताओ ऑक्सीजन भी बैलेंस है। तो पहली केमिकल रिएक्शन, दूसरी केमिकल रिएक्शन, तीसरी और चौथी। तो ये Cl2 की क्या हो गई बच्चों, ऑक्सीकारक प्रकृति। उसके बाद में आप प्रैक्टिस कीजिएगा अपनी रफ कॉपी के अंदर, जितनी ज़्यादा बार लिखोगे उतनी ज़्यादा बार याद होगी। हालांकि Cl2 की ऑक्सीकारक प्रकृति की केमिकल रिएक्शन इतनी ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, फिर भी बोर्ड एग्जाम में पूछी जा सकती है, इसलिए आपको याद कर लेनी चाहिए यदि आप 56 में से 56 मार्क्स लेकर आना चाहते हो। नंबर 5 है Cl2 की विरंजक कारक प्रकृति। विरंजक कारक प्रकृति देखिएगा, Cl2 की विरंजक कारक प्रकृति इंपॉर्टेंट टॉपिक है। विरंजक कारक का मतलब होता है रंग उड़ा देने वाला पदार्थ। Cl2 का जो जलीय विलयन होता है वो विरंजक कारक होता है। Cl2 स्वयं विरंजक कारक नहीं है, Cl2 का जलीय विलयन क्या होता है, विरंजक कारक। क्यों होता है देखिएगा, जब Cl2 को जल में घोला जाता है, जब Cl2 को जल में घोला जाता है तो देखो 2 Cl और 2 H आपस में जुड़ करके 2 अणु किसके बना लेते हैं, HCl के। 2 Cl और 2 क्या हो गए, H, क्या बन गया, 2 HCl प्लस 1 ऑक्सीजन का मतलब नवजात ऑक्सीजन
क्या बनी? नवजात ऑक्सीजन। तो जब Cl2 को जल में घोला जाता है तो नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न होती है, और ये नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आती है, नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आती है तो उसको क्या कर देती है? रंगहीन कर देती है। तो Cl2 का जलीय विलयन विरंजक कारक होता है, क्योंकि Cl2 जल में घुलकर नवजात ऑक्सीजन उत्पन्न करती है, और नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आता है तो उसका ऑक्सीकरण कर देती है। कौन? नवजात ऑक्सीजन, और रंगीन पदार्थ के ऑक्सीकरण से वो उसका रंग उड़ जाता है, अर्थात वो रंगहीन पदार्थ में बदल जाता है। अब बात आती है सर प्रश्न क्या आएगा परीक्षा के अंदर, वो बता दो आप तो हमें, और फिर उत्तर हम याद कर लेंगे। प्रश्न ये आएगा कि Cl2 की विरंजक कारक प्रकृति को आप किस प्रकार स्पष्ट करेंगे? तो आपका आंसर क्या होगा कि Cl2 का जलीय विलयन विरंजक कारक होता है, क्योंकि जब Cl2 को जल में घोला जाता है तो नवजात ऑक्सीजन गैस उत्पन्न होती है, और ये नवजात ऑक्सीजन जब किसी रंगीन पदार्थ के संपर्क में आती है तो उसको किस में बदल देती है? रंगहीन में बदल देती है। तो आपकी बात समझ में आ गई होगी। तो ये हो गया हमारा Cl2 की विरंजक कारक प्रकृति वाला टॉपिक। तो ये थे डाइक्लोरीन के रासायनिक गुण। रासायनिक गुण के बाद कुछ उपयोग आपको ध्यान रखने हैं। किसके? ऑब्वियसली डाइक्लोरीन गैस के। तो डाइक्लोरीन गैस के उपयोगों की यदि हम बात करें तो पहला उपयोग है मस्टर्ड गैस बनाने में। मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला होता है ClCl2CH2SCH2CH2Cl। तो पहला उपयोग है डाइक्लोरीन गैस का मस्टर्ड गैस के उत्पादन में। दूसरा उपयोग है फोजिन गैस बनाने में। विषैली गैस जैसे फोजिन का फॉर्मूला होता है COCl2, जो आप चैप्टर नंबर 10 में स्टडी करोगे। विषैली गैस जैसे फोजिन, और इसके अलावा एक अश्रु गैस होती है। अश्रु गैस का सूत्र होता है CCl3NO2 बनाने में। तो देखो ये क्वेश्चन आपसे पूछा जा सकता है कि उन दो विषैली गैसों के नाम लिखो, जो कि डाइक्लोरीन गैस से बनाई जाती है। तो दो विषैली गैस कौन सी हो गई? एक तो फोजिन गैस हो गई, और एक क्या हो गई? अश्रु गैस हो गई। इसके बाद में तीसरा उपयोग किसका? डाइक्लोरीन गैस का क्लोरोफॉर्म बनाने में। क्लोरोफॉर्म CHCl3 एक निश्चेतक होता है, बेहोश करने वाला पदार्थ, चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे। क्लोरोफॉर्म बनाने में, CCl4 बनाने में। CCl4 होता है कार्बन टेट्राक्लोराइड, पायरीन नाम से इसे जाना जाता है, पायरीन। ठीक है, अग्निशामक यंत्र में काम आता है और आग बुझाने में काम आता है। किस में काम आता है? आग बुझाने में। ठीक है, तो इसके डिटेल हम, इन दोनों की डिटेल हम चैप्टर नंबर 10 में पढ़ेंगे, जब हम हेलो एल्केन वाला चैप्टर पढ़ेंगे उसके अंदर। तो क्लोरोफॉर्म और CCl4 को बनाने में इसका उपयोग किया जाता है, और एक DDT बनाने में। डाइफेनिल ट्राइक्लोरोइथेन बनाने में भी किसका उपयोग किया जाता है? डाइक्लोरीन गैस का। और चौथा उपयोग है पीने के पानी को शुद्ध करने में। तो ये डाइक्लोरीन गैस के आपको क्या याद रखने हैं? उपयोग। ठीक है, तो स्क्रीनशॉट आप ले सकते हैं या फिर PDF में आप देख लीजिएगा। वीडियो को पॉज करके आप नोट्स भी बना सकते हैं। चलिएगा, इसके बाद में हमारा जो अगला टॉपिक है वो है हाइड्रोजन क्लोराइड। केमिकल फॉर्मूला होता है HCl। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होती है। क्या होती है? गैस। हाइड्रोजन क्लोराइड एक गैस होती है। क्यों होती है गैस? क्योंकि HCl के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध नहीं पाए जाते। देखो मैंने आपको बताया था कि HF के अणुओं के मध्य अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध पाए जाते हैं। ये क्या है? अंतराण्विक हाइड्रोजन बंध।
जिस कारण से HF के अणु पास पास आ जाते हैं, इसलिए HF द्रव अवस्था में पाया जाता है। कौन सी अवस्था में पाया जाता है? द्रव अवस्था में। HF और HF के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध के पाए जाने के कारण HF कौन सी अवस्था में होता है? द्रव अवस्था में। लेकिन HCl और HCl के अणुओं के मध्य अंतरा आणविक हाइड्रोजन बंध नहीं होते, इस कारण से ये कौन सी अवस्था में होती है? गैस अवस्था में। कौन सी अवस्था में होती है? गैस अवस्था में। और गैस अवस्था में जब ये होती है तो इसका नाम क्या होता है? हाइड्रोजन क्लोराइड। ठीक है। जब इस HCl को जल में घोला जाता है, किस में घोला जाता है? जल में। HCl को किस में घोल लिया? जल में। तो HCl का जलीय विलयन बन जाता है, और HCl का जो जलीय विलयन होता है ना, उसे कहा जाता है हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। वापिस से सुन लो, HCl इज ए गैस, और जब गैस है तो इसका नाम क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड। और जब आप इसको जल में डिजोल्व कर लोगे, घोल लोगे, तो ऐसी स्थिति में इसका जलीय विलयन बन जाएगा, और उस जलीय विलयन को क्या कहा जाता है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। आपने HCl के दो नाम पढ़े होंगे, कभी कभी तो हाइड्रोजन क्लोराइड लिखा हुआ रहता है, कभी हाइड्रोक्लोरिक अम्ल लिखा हुआ रहता है। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का मतलब है कि वो AQ है। AQ का मतलब एक्वस है। क्या है बच्चों? एक्वस। एक्वस का मतलब मैंने आपको बताया था जलीय। और HCl के ब्रैकेट में अगर गैस लिख दें, इसका मतलब वो क्या है? हाइड्रोजन क्लोराइड है। तो HCl के दो नाम है, हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। जब ये गैस अवस्था में है, जब गैस अवस्था में इसका नाम लिखा जाता है तब हाइड्रोजन क्लोराइड, और इसके जलीय विलयन का नाम लिखा जाता है तो इसे क्या कहते हैं? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अब हम बात करेंगे इसको बनाने की विधियों की। तो HCl को बनाने की विधि जो है वो है नमक व H2SO4 की क्रिया से। नमक की क्रिया सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ करवाई जाती है। नमक का सूत्र होता है NaCl, और इसकी क्रिया किसके साथ करवाई? H2SO4 के साथ। और इसको क्या किया जाता है? गर्म किया जाता है 420 केल्विन ताप पर। 420 केल्विन ताप पर। यहाँ पर तापमान याद नहीं भी रहे तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। तापमान वगैरह केवल नेम रिएक्शन में, नेम प्रोसेस में आपको याद रखना होता है, तो तापमान को याद रखने की जरूरत नहीं है। तो NaCl की जब H2SO4 के साथ रिएक्शन करवाते हैं तो क्या होता है बच्चों? ये देखो, H2SO4 जो होता है उसको हम लिख सकते हैं H+ और HSO4 माइनस, Na पे प्लस Cl पे माइनस, तो प्लस को माइनस से ऐड कर दो, जोड़ दो, तो NaHSO4 बन जाएगा। NaHSO4 प्लस क्या होगा? ये देखो, ये H+ और ये Cl आपस में जुड़ के क्या बना लेंगे? HCl। ठीक है। अब इस NaHSO4 को यदि NaCl के साथ वापस से रिएक्ट करवा दे, NaHSO4 को NaCl के साथ वापस से क्या करवा दें? रिएक्ट करवा दें, यानी गर्म कर दें, तो क्या होगा? ये देखो, Na+H+SO4 -2, Na+H+SO4 -2, Na+ और Cl माइनस, तो ये H+ इस Cl माइनस के साथ जुड़ के क्या बना लेगा? HCl। और देखो, ये जो Na+ है वो इस Na+SO4 -2 के साथ जुड़ेगा, क्योंकि H+ जब निकलेगा तो Na+ यहाँ पर एंटर कर जाएगा और क्या बन जाएगा? Na2SO4। ठीक है। तो NaCl की H2SO4 के साथ रिएक्शन करवा के HCl बनाया जाता है, और NaHSO4 को यदि वापस से NaCl के साथ गर्म किया जाए, 823 केल्विन तापमान होता है। यहाँ पे कितना होता है? 823। यहाँ पे 420 केल्विन होता है और यहाँ पे 823, मतलब इसकी तुलना में इसका टेम्परेचर उच्च होना चाहिए, तो और ज़्यादा मात्रा किसकी मिल जाती है? HCl की। दोनों रिएक्शन को एक साथ में भी लिख सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। NaCl प्लस H2SO4, यहाँ पे गरम का निशान लगा दो, यहाँ पे 2 लगा दो, एक साथ लिख सकते हो, दोनों को एक साथ लिख सकते हो। 2 NaCl एक साथ ले लो, तो देखो 2 हाइड्रोजन है और 2 Cl है, तो 2 HCl प्लस Na2SO4। ठीक है। तो ये हो गया अपना हाइड्रोजन क्लोराइड को बनाने का मेथड। इसके बाद में HCl का जो जलीय विलयन होता है वो एक प्रबल अम्ल की भांति क्या करता है? व्यवहार करता है, क्योंकि इसका वियोजन 100% हो जाता है।
ठीक है, ध्यान रखिएगा HCl का जलीय विलयन क्या होता है, प्रबल अम्लीय होता है, क्योंकि इसका वियोजन जो होता है वो 100% हो जाता है। इसके बाद में एक केमिकल रिएक्शन है अमोनिया के साथ क्रिया HCl की। जब HCl की क्रिया अमोनिया के विलयन के साथ करवाई जाती है तो NH4Cl के श्वेत धूम्र बनते हैं। NH4Cl के कैसे धूम्र बनते हैं, श्वेत धूम्र। ठीक है, जैसे मान लिया किसी टेस्ट ट्यूब में से अमोनिया गैस निकल रही है, ये अमोनिया गैस है और ये क्या है, HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, एक्वस है, ठीक है, और ये गैस है। किसी टेस्ट ट्यूब में से यदि अमोनिया गैस निकल रही है, किसी टेस्ट ट्यूब में से यदि अमोनिया गैस निकल रही है, यहाँ पे कोई आप केमिकल रिएक्शन करवा रहे हो, उसमें से अमोनिया गैस निकली, तो उसका पता लगाने के लिए हम क्या करेंगे, HCl से भीगी हुई छड़ इस टेस्ट ट्यूब की गैस जो निकल रही है उसके संपर्क में लेके आएंगे, तो वहाँ पर एक धुआं बनेगा सफ़ेद रंग का, वो किसका होता है, अमोनियम क्लोराइड का। ठीक है, तो याद रखिएगा HCl प्लस अमोनिया से क्या बनता है, NH4Cl का श्वेत धूम्र बनता है। इसके बाद में एक टॉपिक है अम्लराज। अम्लराज को एक्वारेजिया भी कहते हैं, अंग्रेजी में क्या कहते हैं, एक्वारेजिया। ठीक है, तो कभी कभी एक्वारेजिया के बारे में आपसे पूछ लिया जाता है कि अम्लराज या एक्वारेजिया क्या होता है। एक तो होता है अम्लों का राजा, एक होता है अम्लराज, दोनों अलग अलग चीज़ है। अम्लों का राजा अम्लों का राजा एस्टोसोफोर को कहा जाता है, सल्फ्यूरिक अम्लों को कहा जाता है, और अम्लराज जो होता है वो HCl से बनाया जाता है। 3 भाग HCl या मैं कहूँ सांद्र HCl, 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 के मिश्रण को क्या कहते हैं, अम्लराज कहते हैं। 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज, जिसका उपयोग गोल्ड, प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने में किया जाता है। गोल्ड, प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने में किया जाता है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि अम्लराज क्या होता है, तो आप कहोगे 3 भाग सांद्र HCl और 1 भाग सांद्र HNO3 का मिश्रण क्या कहलाता है, अम्लराज। तो कभी कभी कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे कि 3 भाग किसके लें, ये तो याद रह जाता है कि HCl और HNO3 में से एक तो 3 भाग होगा, 1 भाग होगा, लेकिन बच्चे भूल जाते हैं कि यार ये वाला 3 भाग है कि ये वाला है। तो एक तरीका है, देखो HCl जो है उसमें कितने अक्षर हैं, 3, तो जिसमें 3 अक्षर है उसके 3 भाग, और जिसमें 3 अक्षर नहीं है, सर इसमें भी 3 है, 3 नहीं है, देखो HNOOO 5 हो गए ना, इसलिए इसका कितना भाग, ये सिर्फ याद रखने का तरीका है, बाकी ऐसा कोई नहीं है। ठीक है ना, थोड़ा सा आइडिया लग जाएगा। HCl है ना, एग्जैक्टली 3 वर्ड आ रहे हैं, तो 3 भाग HCl और 1 भाग HNO3 क्या कहलाता है, अम्लराज, जिसका उपयोग किसमें किया जाता है बच्चों, गोल्ड, प्लेटिनम जैसी अक्रिय धातुओं को घोलने में किया जाता है। अब देखो HCl जो है उसके उपयोग आपको याद रखने हैं। HCl, इसका एक बहुत ही महत्वपूर्ण उपयोग है, इसका उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है। आपने देखा होगा कई औषधियों में, कई जो दवाइयाँ आती है उसके ऊपर हाइड्रोजन क्लोराइड या हाइड्रोक्लोरिक एसिड ऐसे करके कुछ लिखा हुआ रहता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। तो याद रखिएगा HCl का उपयोग औषधि बनाने में किया जाता है और एक महत्वपूर्ण प्रयोगशाला अभिकर्मक के रूप में भी इसका उपयोग किया जाता है। ठीक है, तो ये बात कर ली हमने हाइड्रोजन क्लोराइड और हाइड्रोक्लोरिक एसिड की। इसके बाद में लेक्चर नंबर 17 का जो हमारा अंतिम टॉपिक है और उसी के साथ वर्ग नंबर 17 भी कंप्लीट हो जाएगा, वो है हैलोजन के ऑक्सी अम्ल। हैलोजन के ऑक्सी अम्ल, देखिएगा बच्चों, वर्ग नंबर 15 में हमने फोस्फोरस के ऑक्सी अम्ल, वर्ग 16 में सल्फर के ऑक्सी अम्ल पढ़े थे, और इस वर्ग नंबर 17 में हमें हैलोजन के ऑक्सी अम्ल पढ़ने होते हैं। तो देखिएगा कौन कौन से ऑक्सी अम्ल होते हैं। पहला है HOX, जिसे कहते हैं हाइपोहेलस अम्ल।
हाइपोहेलस अम्ल, जहाँ पे X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन या आयोडीन, फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन होता है, ठीक है, हेलोजन है। दूसरा है HXO2, जिसे कहते हैं हेलस अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों इसे? हेलस अम्ल कहते हैं। अभी बताऊंगा हेलस का मतलब क्या होगा, ठीक है। जैसे मान लो X के स्थान पर फ्लोरीन रखते हो तो हाइपोफ्लोरस, ठीक है। X के स्थान पर क्लोरीन रखते हो तो ये क्लोरस हो जाएगा। क्या हो जाएगा? क्लोरस, ब्रोमस, ऐसे करके। तीसरा है HXO3, इसे कहते हैं हेलिक अम्ल। क्या कहते हैं बच्चों इसे? हेलिक अम्ल कहते हैं। एक होता है HXO4, इसे कहते हैं परहेलिक अम्ल, परहेलिक अम्ल, ठीक है। अब देखो X की वैल्यू पुट करनी है, X की वैल्यू पुट करनी है तो X इज इक्वल टू फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। X के स्थान पर फ्लोरीन रखोगे HOF बनेगा, ठीक है। इसे कहेंगे हाइपोफ्लोरस अम्ल। और याद रखिएगा HOX टाइप का जो ऑक्सी अम्ल है उसका नाम क्या है? हाइपोहेलस। तो इसका क्या हो जाएगा? हाइपोफ्लोरस। इसका क्या हो जाएगा? हाइपोक्लोरस। इसका क्या हो जाएगा? हाइपोब्रोमस। और इसका क्या हो जाएगा? हाइपोआयोडस। तो हाइपोफ्लोरस, हाइपोक्लोरस, हाइपोब्रोमस और हाइपोआयोडस। अब देखो फ्लोरीन का केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनता है, बाकी कोई सा भी ऑक्सी अम्ल नहीं बनता। जैसे HFO2 नहीं बनेगा, HFO3 नहीं बनेगा, HFO4 नहीं बनेगा। फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बनाता है क्योंकि फ्लोरीन के पास रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति होती है और विद्युत ऋणता इसकी आवर्त सारणी में क्या होती है? उच्चतम। ये बोर्ड परीक्षा में क्वेश्चन पूछा जाता है कि फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल क्यों बनाता है? इसके दो कारण हैं। नंबर 1 रिक्त डी कक्षकों की अनुपस्थिति और नंबर 2 उच्चतम विद्युत ऋणता के कारण। HOF में फ्लोरीन का ऑक्सीकरण कितना है बच्चों? -1 है। ऑक्सीजन का कितना है? फ्लोरीन का -1 है, ऑक्सीजन का हाइड्रोजन का +1 है, ऑक्सीजन का कितना है? 0। तो फ्लोरीन केवल एक ही ऑक्सी अम्ल बना पाता है HOF, बाकी कोई सा भी ऑक्सी अम्ल नहीं बनते। क्लोरीन के सारे बनते हैं, HClO2 भी बनता है, HClO3 भी बनता है, HClO4 भी बनता है। HClO2 को क्लोरस अम्ल कहते हैं, HClO3 को क्लोरिक अम्ल कहते हैं, HClO4 को परक्लोरिक अम्ल कहते हैं। अगर हम ब्रोमीन के ऑक्सी अम्लों की बात करें तो HBrO2 नहीं बनता, अपवाद है, एक्सेप्शन है। ये वाला ऑक्सी अम्ल नहीं बनता, ये बन जाता है HBrO3 और ये भी बन जाता है HBrO4। आयोडीन के ऑक्सी अम्लों की बात करें तो ये वाला ऑक्सी अम्ल नहीं बनता, अपवाद है। देयर इज नो रीजन बिहाइंड इट, इसके पीछे कोई कारण नहीं है। HiO3 बन जाता है, HiO4 बन जाता है। पर आयोडिक अम्ल, आयोडिक अम्ल ये बनता नहीं है, उसको क्या कहते हैं? हाइपोआयोडस अम्ल। तो ये क्या है बच्चों? हेलोजन के ऑक्सी अम्ल, हाइपोहेलस, हेलस, हेलिक और परहेलिक। फ्लोरीन का केवल एक बनेगा, HOF, कारण मैंने आपको बता दिया। क्लोरीन के 4 बनते हैं, ब्रोमीन के 3 बनते हैं, इसका कोई कारण नहीं है, दिस इज एक्सेप्शन, अपवाद है। और ये भी क्या है? अपवाद। अब देखो आपसे क्या क्वेश्चन पूछा जाता है, या तो आपसे किसी ऑक्सी अम्ल की संरचना पूछ लेगा, या आपसे पूछ लेगा कि ये केवल एक ही ऑक्सी अम्ल क्यों बनाता है फ्लोरीन, या आपसे एक क्वेश्चन और पूछा जाता है यहाँ पर कि क्लोरीन की ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं बताओ। तो संरचनाएं आपको ध्यान रखनी है। जैसे ये तो संरचना हो गई HOCl की, ठीक है। ऑक्सीजन पर 2 लोन पेयर होंगे और क्लोरीन पर 3 होंगे, ठीक है। ये हो गई ये संरचना किसकी है बच्चों? HClO2 की, HClO2 की, ठीक है। क्लोरीन के पास बाह्यतम कोश में कितने इलेक्ट्रॉन होते हैं बच्चों? 7 होते हैं। 7 में से एक इधर दे दिया, कितने बचे? 6। 6 में से इधर कितने दिए? 2। तो बताओ कितने बच गए? एक इधर दे दिया, ठीक है, तो कितने बचे? 6। 6 में से 2 इधर दे दिए, कितने बचे? 4। तो इसके पास 4 इलेक्ट्रॉन आ जाएंगे, यानी इस प्रकार से इसकी संरचना होगी, ठीक है। यहाँ पर क्लोरीन के पास मुक्त अवस्था में 6 इलेक्ट्रॉन थे, मतलब 3 लोन पेयर थे, यहाँ पर 2 लोन पेयर रहेंगे। ये हो गई आपकी संरचना। ये संरचना किसकी हो गई? HClO3 की। और ये जो लोन पेयर है इसको हटा के एक और ऑक्सीजन जोड़ोगे तो वो संरचना किसकी हो जाएगी? HClO4 की, ठीक है।
तो ये हो गई क्लोरीन के ऑक्सी अम्लों की संरचनाएं। यहाँ पर लोन पेड़ आपको लगाने आते होंगे, ठीक है। तो ये हो गई हैलोजन के ऑक्सी अम्लों की स्ट्रक्चर्स। इसके बाद में आपको ये जो क्लोरीन के ऑक्सी अम्ल है ना चारों, कौन कौन से, हाइपोक्लोरस, क्लोरस, क्लोरिक और परक्लोरिक, इनकी अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम ध्यान रखना है। देखो एक तो है HClO4, एक है HClO3, एक है HClO2 और एक है HOCl, ठीक है। यहां पर आपको इनकी अम्लीय प्रवृत्ति का क्रम ध्यान रखना है। तो आपने क्लास 11 में जब ऑक्सीकरण अवस्था वाला चैप्टर पढ़ा था तो वहां पर एक कॉन्सेप्ट आपको पढ़ाया जाता है कि अम्लीय सामर्थ्य समानुपाती होती है केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था की। केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होती है, केंद्रीय परमाणु की ऑक्सीकरण अवस्था जितनी ज़्यादा होती है, अम्लीय सामर्थ्य उतनी ही क्या होती है, ज़्यादा। तो यहाँ पे क्लोरीन का ऑक्सीकरण +7 है, यहाँ पर +5 है, यहाँ पर +3 है और यहाँ पर क्लोरीन का ऑक्सीकरण +1 है। तो बताओ सबसे ज़्यादा क्लोरीन का ऑक्सीकरण किस में है, HClO4 में। तो सबसे ज़्यादा HClO4 की अम्लीय प्रवृत्ति होगी, उससे कम HClO3 की, उससे कम HClO2 की, उससे कम HOCl की। तो परक्लोरिक अम्ल सबसे प्रबल अम्ल होता है और हाइपोक्लोरस अम्ल सबसे दुर्बल अम्ल होता है। ऑक्सीकरण अवस्था निकालनी आपको आती होगी, एक बार बता देता हूँ। देखो हाइड्रोजन का 1 होता है, क्लोरीन का निकालना है x, ऑक्सीजन का -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का -8 हो जाएगा बराबर 0। तो x बराबर कितना हो गया, +7, ठीक है। जब यहाँ पे 3 करोगे तो यहाँ पे 6 हो जाएगा और यहाँ पे 6 होगा तो यहाँ पर +5 हो जाएगा। जब यहाँ पे 2 करोगे तो यहाँ पे -4 हो जाएगा और यहाँ पे +3 हो जाएगा। और जब यहाँ पे HOCl रखोगे तो क्या होगा, 1 + -2 + x, तो x = +2 - 1 बराबर कितना हो जाएगा, +1। तो ये हमने वर्ग नंबर 17 पूरा डिस्कस कर लिया है। यदि आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा, चैनल पे नए आए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा ताकि आगे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहे। और कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसा लगा। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, जो हमारा लेक्चर नंबर 18 होगा, उसमें हम वर्ग 18 पढ़ेंगे और उसी के साथ एक बार लगभग 90% चैप्टर क्या हो जाएगा, कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद में हम असामान्य गुणधर्म पढ़ेंगे, वर्ग 15, 16, 17 और 18 में नहीं है, वर्ग 15, 16, 17 के हमने एब नॉर्मल जो असामान्य व्यवहार जो है वो हमने छोड़ रखा है, उसको हम तीनों वर्गों का एक साथ पढ़ेंगे। उसके बाद में हम क्वेश्चंस वगैरह सॉल्व करेंगे, उसके बाद में पी ब्लॉक क्या होगा, कंप्लीट होगा। तो मिलते हैं अगले वीडियो लेक्चर में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।